हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। मैं डॉक्टर पवन चौहान एक बार फिर आपसे चर्चा के लिए हाजिर। साथियों, जैसा हम सब जानते हैं कि ये हमारा जो डिस्कशन है, हमारी जो चर्चा है, ये मैनुअल ऑफ होम्योपैथी ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन के ऊपर आधारित है, जिसका विशेष रूप से इंट्रोडक्टरी पार्ट अभी चल रहा है चर्चा में। तो इसमें भिन्न भिन्न जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं। तो उनमें से एक जानकारी इस तरह से है कि डॉक्टर हैनीमैन साहब ने जिक्र किया कि जब तक ये थेरेपेटिक साइंस, होम्योपैथिक थेरेपेटिक साइंस का जो कंसेप्ट नहीं आया था उनके माध्यम से, उससे पहले किस तरह से ट्रीटमेंट चलता था। विशेष रूप से ओल्ड सिस्टम, जिनको हैनीमैन साहब ने कहा ओल्ड सिस्टम ऑफ थेरेपेटिक साइंस वाले किस तरह से क्या करते थे। तो साथियों, डॉक्टर हैनीमैन साहब बताते हैं कि उस समय पर मिक्सचर, मेडिसिन्स के मिक्सचर्स के रूप में एक फॉर्मूला तैयार किया जाता था, और इवन वो आज भी ओल्ड सिस्टम वाले, ओल्ड स्कूल वाले आज भी उसी पैटर्न पे चल रहे हैं, जिसमें हैनीमैन साहब ने बताया कि ये जो फॉर्मूला था, इसके अंदर एक प्रिंसिपल रेमेडी होती थी जिसको उन्होंने बेसिस कहा, एक उसको स्ट्रेंथ करने का काम करती थी प्रिंसिपल रेमेडी को, जिसको उन्होंने एडजुवेंस कहा, और एक तीसरा इंग्रेडिएंट्स होता था उस मिक्सचर में, फॉर्मूले में, जिसको करेक्टिव रेमेडी के रूप में वो डालते हैं। उसको कोरिजेंस की संज्ञा डॉक्टर हैनीमैन साहब ने दी। साथियों, सबसे बड़ी बात चर्चा की इसमें ये है, हैनीमैन साहब ने बड़ा उस पर फोकस किया, बड़ा जोर दिया कि मिक्सचर जो तैयार किया जाता था, फॉर्मूला जो तैयार किया जाता था मिक्सचर के रूप में, इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स डाले जाते थे, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो कहीं भी वेल नोन नहीं होता था, उनके बारे में कोई भी पूरी तरह से ज्ञान हासिल नहीं किया जाता था कि इसका पैथोजेनेटिक इफेक्ट क्या है ह्यूमन बीइंग पर, किसी एक का भी, बिना ये पूरी तरह से प्रूविंग किए उसको शामिल करते थे। दूसरी उनकी वेदना ये थी, उनकी चिंता ये थी हैनीमैन साहब की, कि एक तो ऐसे सब्सटेंस, ऐसे इंग्रेडिएंट्स जिनको पहले से कहीं प्रूव नहीं करा गया है उनकी पैथोजेनेटिक इफेक्ट के बारे में प्रॉपरली, उनको एक साथ लाते हैं, जबकि सिंगल का नियम है, लॉ सिंगल वाला जो हैनीमैन साहब ने बाद में दिया। और साथ में ना ही इस बात का ध्यान रखा जाता था उस समय पर फॉर्मूला बनाते हुए कि ये जो भिन्न भिन्न इंग्रेडिएंट्स प्रिंसिपल रेमेडी के रूप में, स्ट्रेंथनिंग के रूप में, करेक्टिव रेमेडी के रूप में जो मिला रहे हैं, इनका आपस में क्या रिएक्शन होगा उस फॉर्मूले के अंदर जाकर के। क्या ये एक इंग्रेडिएंट्स दूसरे इंग्रेडिएंट्स की एक्शन को एनहेंस करेगा, या एक इंग्रेडिएंट्स दूसरे इंग्रेडिएंट्स के एक्शन को नष्ट करेगा, कम करेगा, या फिर कोई तीसरा ही सब्सटेंस तैयार हो जाएगा इनके मिलने से। ये बिल्कुल अननोन था और अननोन ही रहा। अब जब ये किसी ऑर्गेनिज्म में, किसी लिविंग बॉडी के अंदर इनको इंट्रोड्यूस किया जाता था, डाला जाता था, तो अब उसकी बायोकेमिस्ट्री के साथ ये किस तरह से रिएक्ट करेंगे। हैनीमैन साहब कहते हैं
100-fold टाइप्स ऑफ रिलेशंस में ये रिएक्शंस कर सकते हैं। तो फिर इस बात का कभी ये तय नहीं होता था कि ये क्या करने वाले हैं। और इस तरह से मेन जो नेचुरल डिजीज था, मेन ओरिजिनल जो मेलेडी थी, उस पे तो काम होना ही नहीं था। साथ में एक ड्रग मेलेडी, एक मेडिसिनल मेलेडी और प्लस हो जाती थी ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब डबल डिजीज हम कहें तो एक तरह से तैयार हो जाता था, एक ओरिजिनल डिजीज और एक मेडिसिनल डिजीज। और इस तरह से ऑर्गेनिज्म की जो स्ट्रेंथ थी वो और ज़्यादा डिमिनिश होती जाती थी। और उसको सीधे सीधे शब्द दिए हैं, उसको वे ऑफ डेथ पर अग्रसर कर दिया जाता। साथ ही ये मिक्सचर की सबसे बड़ी विडंबना थी। फिर आगे बढ़ के हैनीमैन साहब जिक्र करते हैं कि हालांकि इसमें एक कहीं कहीं रेयर ऑफ द रेयर कभी क्यूरेटिव रिजल्ट भी मिले। अब क्यूरेटिव रिजल्ट क्यों मिले? हैनीमैन साहब बोलते हैं कि क्यूरेटिव रिजल्ट का कहीं रेयरली, जो कि रेयरली ही है, वो एक कंडीशन ये बनती थी कि ये जो इंग्रेडिएंट्स फॉर्मूला के अंदर होते थे, इनमें से कोई एक इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा प्रभावी होता था, दूसरे इंग्रेडिएंट्स के इफेक्ट को डिमिनिश कर देता था, इनइफेक्टिव कर देता था। और साथ में ही वो नेचुरल डिजीज जो है, डिजीज टू बी क्योर्ड जो था, वहाँ जो हुआ है डिजीज, उसके साथ उस इंग्रेडिएंट का सिमिलर का रिलेशन भी बन गया, जिस वजह से वो मेलेडी क्योर हो गई। और क्योर हो गई उसके बाद भी चूंकि फॉर्मूले में कई इंग्रेडिएंट्स होते थे, जिस प्रेस्क्राइबर ने, ओल्ड स्कूल वाले ने स्पेशली उस समय पर ये क्योर किया भी, उसके हाथ से हुआ भी, वो कभी ये नहीं जान पाया कि ये क्योर कैसे हुआ, क्योंकि उन्होंने तो वो प्रिंसिपल को फॉलो ही नहीं किया था सिंगल वाले। साथियों, में बीच में एक बात बड़े मन से ये भी यहाँ कहना चाहता हूं कि केवल वही नहीं थी ये विडंबना, आज भी है। जितने भी पेटेंट्स हैं, जितने भी होम्योपैथिक में फॉर्मूले हैं जहां पर सिंगल से हटके मल्टीपल मेडिसिन को मिक्स करके तैयार किए जा रहे हैं पेटेंट्स, वो आज भी उसी प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं जो मिक्सचर वाले कर रहे हैं। और हैनीमैन साहब की नज़रों में या होम्योपैथी की नज़रों में ये कभी भी उचित नहीं हो सकते। साथ में जो ये पेटेंट्स दे रहे हैं, मल्टी मेडिसिन को एक साथ मिला के दे रहे हैं, कभी भी ये इस बात को नहीं जान पाएंगे कि कौन सी मेडिसिन से क्योर हुआ है। और बल्कि मैं तो अपना एहसास अगर आपसे जाहिर करूं तो समय के साथ साथ ऐसे लोगों की जो नॉलेज है होम्योपैथिक थेरेपेटिक साइंस के बारे में, वो ग्रेजुअली कम और कम ही होती जाएगी। तो इसलिए मेरी सबसे ये विनती भी रहेगी कि भले ही धीरे धीरे ही हम आगे बढ़ें, धीरे धीरे ही भले हम प्रोग्रेस करें, कार्डिनल प्रिंसिपल्स को 100% फॉलो करना है। कार्डिनल प्रिंसिपल्स, अगर शब्द आया तो मैं यहाँ बोल देता हूँ एक साथ: लॉ ऑफ सिंगल, लॉ ऑफ सिंपल, लॉ ऑफ सिमिलिमम, लॉ ऑफ मिनिमम, लॉ ऑफ ड्रग डायनेमाइजेशन, लॉ ऑफ
ड्रग प्रूविंग एंड थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स। साथियों, इन कार्डिनल प्रिंसिपल्स का एक दूसरे से रिलेशन है, लिंक है। ये कार्डिनल प्रिंसिपल्स केवल वक्तव्य ही नहीं है, ये सच्चाई है नेचुरल लॉ की, नेचुरल लॉ ऑफ क्योर की, थेरेप्यूटिक लॉ ऑफ नेचर की। ये बैकबोन है, ये पिलर्स हैं। इनको बिना फॉलो किए होम्योपैथिक फिजिशियन बनना हैनीमैनियन तरीके से, ऑर्गेनन के तरीके से संभव ही नहीं है यदि इन कार्डिनल प्रिंसिपल्स को कोई फॉलो नहीं करे। तो साथियों, मैं बात कर रहा था कि कभी कभी क्योर मिल जाते थे मिक्सचर के माध्यम से, परंतु वो मिलते क्यों थे ये भी मैंने बताया। जिसको ये रिजल्ट मिलते थे वो कभी जिंदगी में पूरे जीवन भर कभी समझ नहीं पाते थे, उनके लिए ये रहस्य ही रहता था। वो इसको मिरेकल्स बोलते थे, मिरेकल इन होम्योपैथी। साथियों, मिरेकल इन होम्योपैथी बहुत सब यूज होता है, लेकिन इसकी गहराई है, ये है, इसके पीछे का रहस्य ये है कि मिरेकल केवल तभी कहा जाता है जब साइंस की प्रॉपर नॉलेज ना हो, अन्यथा ये होम्योपैथी का ऑर्डिनरी रिजल्ट्स हैं जिनमें मिरेकल्स बोलते हैं। ये सामान्य इसी तरह से काम करती है होम्योपैथी, परंतु लाज की जानकारी नहीं है हमें, जिसको भी, उसके लिए मिरेकल्स इन होम्योपैथी जैसा सब शामिल हो जाता है। मेरा मकसद यह किसी को कम आंकना या ज्यादा आंकना नहीं है, केवल एक ही मेरा यहाँ कहना है कि हम किसी भी कीमत पर होम्योपैथिक लॉज को वायलेट नहीं करना चाहिए। हमें इस पे हम जरूर ध्यान दें, तभी हम एक सफल होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर बनेंगे। हैनीमैन साहब की जो इच्छा थी उसके अनुरूप। तो साथियों, मैं आज इतनी ही चर्चा करनी थी। मैं अगली चर्चा में इससे आगे इसी से संबंधित जो और एस्पेक्ट होगा उस पर मैं बात करूंगा। मुझे उम्मीद है कि ये चर्चा आपको अच्छी लगेगी और आप इसको यूं ही पसंद करते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्ते।